जीरो डिजिट है तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर हुए। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहते हैं कि अगर जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो भी हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर्स है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स गिनो 1 2 3 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए? बारी आती है क्या, लेंथ। तो क्या लेंथ है, तो क्या लेंथ की यहाँ पे पावर कितनी दी हुई है, तो क्या 1। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना कृतिक रूपारेलिया और आप आए हो लर्न एट स्कॉलर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 11th स्टैंडर्ड का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और मैं ही आपको आपके 11th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और हम आज फिजिक्स इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे कि आप बोलोगे कि वाह सर मजा आ रहा है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, फोर्स, जिसको हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि आप फीलिंग्स को मेजर कर सकते हो, नहीं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 टाइप की क्वांटिटी है। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डिराइव क्वांटिटी। तो पहले देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि जो क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर क्वांटिटी, उसको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेफिनेशन देखते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी treated as independent of other physical quantity and are not usually defined in the term of other physical quantities are called fundamental quantities। मीन्स के ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कि जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि लेंथ। तो लेंथ एक खुद फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम और आगे उसको कोई इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इसको किसी पे डिपेंड नहीं करेगी इन कंपैरिजन ऑफ दी फोर्स। अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किलोग्राम यानी कि मास, लेंथ यानी कि मीटर, और टाइम यानी कि सेकंड। तो जो हमारा फोर्स था वो क्या था कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, लेकिन मास, लेंथ, टाइम आप देखो तो किसी और अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटी। और सेकंड जो है हमारा डिराइव क्वांटिटी, यानी कि जिसको हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया, तो फोर्स किस पे डिपेंडेंट होगा, मास, लेंथ और टाइम पे। इसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम, डिराइव क्वांटिटी। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आगे ही यूज होने वाली है सारी जगह, जो जहां पे हम यूनिट की बात करेंगे ऐसा यूनिट में। अब बारी आती है हमारा चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, मेजरमेंट, जो नाम है हमारा। पहले तो हम यूनिट्स की बात की, अब बात करेंगे हम मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है कि इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं। और ये जो मेजरमेंट है उसके लिए दो चीज सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वन इज योर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स, और दूसरी चीज है उसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या, कि आपके कोई भी आप जो मेजर करोगे उस मेजरमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड। ओके, तो मेजरमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो यूनिट्स जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी में मेजर करने वाले हैं, और दूसरी चीज उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो ये आपकी पेन है, अगर इस पेन से आप ध्यान से देखो तो उसका मेजरमेंट समथिंग 7 सेंटीमीटर जितना आएगा। तो हमने मेजरमेंट क्या बोला, 7 सेंटीमीटर। तो 7 जो कि उसका मैग्नीट्यूड हुआ, और सेंटीमीटर जो कि उसका यूनिट हुआ। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि सिर्फ इसका मेजरमेंट 7 है, तो क्या आप समझ पाओगे कि मेजरमेंट उसका हुआ या नहीं, किसमें हुआ, कौन सा यूनिट लगेगा, क्या होगा। तो एक मेजरमेंट को हम परफेक्ट मेजरमेंट बोल सकते नहीं है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। या तो मैं सिंपल बोल दूं कि उसका मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना सेंटीमीटर है, तो दोनों चीज रिक्वायरमेंट होगी। और किसी पर मेजरमेंट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद द यूनिट। ओके, नाउ अब बारी आती है हमारे यूनिट सिस्टम्स की। ये 4 टाइप के सिस्टम है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एएसआई। तो ये 4 सिस्टम की हमको जरूरत क्या पड़ी,
हम पहले भी हम मेजरमेंट करते थे, पहले तो ऐसे कोई यूनिट सिस्टम नहीं थे, तो ये सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी। तो जो पहले के सिस्टम में हम कैसे मेजर करते थे, जैसे कि फैन स्पान हो गया, फुट स्पान हो गया, या तो कोई रस्सी से मेजरमेंट लेके आते थे, ओके, या तो बाटा सिस्टम चलता था कि एक चीज दो, एक चीज लो, इस तरह से हमारा मेजरमेंट चल रहा था। लेकिन उसमें क्या होने लगा, कम्युनिकेशन गैप। उसमें क्या होने लगा, कम्युनिकेशन गैप। तो ये जो गैप को कवर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया, ये 4 टाइप के सिस्टम बना दिए। तो पहला वाला सिस्टम है हमारा सीजीएस सिस्टम, जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी कि क्या सर, ये क्या आगे ये चीज नहीं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, ये 4 चीजें क्या है, 4 वर्ड दे दिए सर। तो ये हमारे मेजरमेंट के थिंग्स है कि हम कोई भी चीज को मेजर करेंगे तो इन 3 चीजों में करेंगे। जैसे कि सीजीएस सिस्टम अगर मैं अप्लाई करूं, तो उसमें जो मेरी लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी, मास होगा वो ग्राम में होगा, और टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा। तो दूसरी वाली चीज क्या थी, दूसरा यूनिट सिस्टम कौन सा था, एफपीएस। तो एफपीएस क्या था, तो फुट, पाउंड और सेकेंड। यानी कि हमारा लेंथ किस में मेजर होगी, फुट में, मास किस में होगा, पाउंड में, और टाइम सेकेंड में। जैसे ही एम के सिस्टम में भी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में हमारा क्या होगा, मेजरमेंट होगा। लेकिन ये जो तीनों सिस्टम थे, इसके अलावा चौथा सिस्टम आया एसआई सिस्टम। तो ये जो तीनों सिस्टम थे उसमें भी इसी तरह के, जैसे हमने ट्रेडिशनल यूनिट में देखा कि कम्युनिकेशन गैप लग रहे थे, वैसे उसी तरह ये 3 सिस्टम में भी क्या आने लगा, कम्युनिकेशन गैप। तो साइंटिस्ट ने चौथा यूनिट सिस्टम डिराइव किया, जिसको बोलते हैं हम ऐसा यूनिट सिस्टम। और हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, नई क्वांटिटी के ऊपर रिसर्च होती है, जो भी नई क्वांटिटी वो लोग बनाते हैं, तो उसका यूनिट सिस्टम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, एसआई यूनिट सिस्टम। और उसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हमने जैसे पहले अभी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की, तो उसी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके साइंटिस्ट ने ये तो ऐसा यूनिट सिस्टम बनाया। और हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है ऐसी, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो जैसे कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 जो है हमारी क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, या तो आप उसे क्या बोल सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये रहे उसके 7 यूनिट्स। तो उसके यूनिट कौन से है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। चलो बच्चों, अच्छा तो लग रहा है ना, मजा आ रहा है। और हम इसी तरह इस फिजिक्स को और इसी वे में पढ़ते रहेंगे। तब बारी आती है हमारे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, जो कि है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सर अब ये क्या नई चीज आ गई है, 7 यूनिट तो बड़ी मुश्किल से याद कर रहे हैं, अब ये 2 नए याद करने, ये कौन सी बात होगी। तो ये जो बेटा 2 एंगल है, वो 2 जो यूनिट है हमारे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए। सर अब ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल में भी टाइप आने लगे। मैथ्स में क्या कम एंगल पढ़ते थे, तो फिजिक्स में भी 2 और नए एंगल पढ़ने लगे। तो बेटा प्लेन एंगल जो होता है, जो कि 2 डायमेंशनल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल में चला जाता है। जैसे कि आपने फुटबॉल देखा होगा, तो फुटबॉल के ऊपर आपने ऐसा देखा होगा, तो जो इसका एंगल बनेगा वो क्या, 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड एंगल। और एंगल को सर, यहाँ पे तो रेडियन लिखा है, थीटा आना चाहिए सर, एंगल तो हम थीटा में मेजर करते हैं, ये कौन सी नई चीज आ गई। तो बेटा थीटा हम डिग्री के लिए मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो उसका यूनिट क्या आएगा, रेडियन फॉर द प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन फॉर द सॉलिड एंगल, और ये उसके सिंबल है। चलो, अब हमने फंडामेंटल क्वांटिटी देख ली, अब देखेंगे डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। सर अभी ये डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, मैंने जैसे डेफिनेशन में बोला था कि वो डिपेंड करेगी। सर ये किस तरह से डिपेंड करेगी, थोड़ा बताओ। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, 1/2 mv स्क्वेयर।
तो ये कौन सा आ गया, मास, और ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास, लेंथ, टाइम, तीनों पे डिपेंड कर रही है। तो हुई ना हमारी डिराइव क्वांटिटी। दूसरा फोर्स, वो तो मैंने आपको पहले ही जब एक्सप्लेन करा था तब बताया, फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा, मास, लेंथ, टाइम, उसी पे डिपेंड करेगा। एरिया, लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ वो भी हुई, तो दो दो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम में 3 लेंथ आ जाएगी। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन लेंथ। तो ये क्या हो रहा है कि ये सारी जितनी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी। अब बारी आती है आपके मेन, जिसपे बेसिकली आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चे लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में के लिए आपको यहाँ पे आपकी अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में तो सर हमको 5 ही रूल दिए हुए हैं, आपने तो 9 रूल लगा दिए। ये क्यों, क्या सर इतने सारे रूल हमको पढ़ने हैं? तो मैं आपको इजी वे में बताता हूँ कि इसको आप याद कैसे रखें। पहले तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो पहले यही समझ लो कि जो पहला रूल है वो हमारा नेचुरल नंबर का ही है कि जो नेचुरल नंबर होंगे वो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर। यानी कि यहाँ पे लिखा है नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी कि नेचुरल नंबर भी हमारा नॉन जीरो है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। ये जो 1 2 3 4 जितने भी नंबर है वो सारे नंबर कैसे है, सिग्निफिकेंट नंबर। दूसरी बारी आती है जीरो। तो अब सर जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट हुआ, लेकिन अगर जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। अगर जीरो अकेला है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर उसको दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लगा दिया तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो जैसे कि सिग्निफिकेंट रूल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कि नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या हो गए हमारे सिग्निफिकेंट नंबर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3, गिनो, 1 2 3 नॉन जीरो डिजिट है तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर हुए। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहते हैं कि अगर जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो भी हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स गिनो 1 2 3 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए, 4। अब बारी आती है तीसरा रूल। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर ट्रेलिंग जीरोस यानी कि अगर आपका जो नंबर है उसके लास्ट में जीरो जीरो आते तो वो हमारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नंबर्स है। तो इसमें कितने होंगे, 1 2 और 3। लेकिन इसमें एक और रूल है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है, जैसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो आता है तो वो आपका सिग्निफिकेंट है। आप लोग यहाँ पे गलती करते हो, सर इसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करें या तो ना करें। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो आता है तो वो आपका क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। अदरवाइज अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है और लास्ट में जीरो है तो वो आपका सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो इसमें गिनो कि 1 2 3 4 और 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हुए, 5। तो देखो सर अब आपने तो बोला था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है तो यहाँ पे 6 होने चाहिए। सर आपने 5 क्यों गिने, तो ये जीरो कहाँ गया। तो उसका भी एक रूल है कि अगर योर नंबर इज लेस देन 1 यानी कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा, जीरो के बाद ही आएगा, 0 पॉइंट होगा। अगर नंबर हमारा लेस देन 1 है तो उसके लिए रूल क्या है कि अगर योर नंबर इज लेस देन 1 then the left side zeros are not significant, only the trailing zeros are significant। इसको बोलेंगे हम लीडिंग जीरोस। ओके, तो लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इफ अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा दूं तो वो हमारा हो जाएगा सिग्निफिकेंट, बट ये जो लीडिंग जीरोस है दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर कितने हुए, 3। ओके, नाउ बारी आती है अब ये जो है वो एरिथमेटिक ऑपरेशन आ गया। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में अलग से रूल्स दिए हुए, लेकिन वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट रूल है। चलो अब बात आती है कि ये तो सर यहाँ पे तो डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो इसमें और सिग्निफिकेंट नंबर्स में क्या सिमिलरिटीज है, ये यहाँ पे क्यों आया सर। अब क्या हम छोटे बच्चों वाला मल्टीप्लीकेशन एडिशन करें, तो इसके लिए भी एक सिग्निफिकेंट रूल दिया हुआ है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो किसी भी नंबर का तो कई बार आपका आंसर जो है 1.02348 ऐसा कुछ लंबा सा आंसर
आया मेरे पास, तो उस लंबा सा आंसर जो आया उसको मैं किस तरह से लिखूं कि मेरा जो आंसर वो वैलिड हो। क्या मैं पूरे 10 नंबर लिखूं या जो 6 नंबर आए वो लिखूं मैं? सर किस तरह से लिखना चाहिए? तो उसके लिए हमारा सिग्निफिकेंट रूल क्या कहते हैं, फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन, कि जो आपके गिवन वैल्यूज है, गिवन नंबर्स है, उसका सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना है। तो पहले सिग्निफिकेंट काउंट नंबर करो कि इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो 1 2 3 4। इसका काउंट करो 1 और 2। तो आपका जो आंसर आएगा, आपको क्या देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन। आप क्या काउंट करोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स, कि गिवन नंबर में से कौन सा लीस्ट नंबर का मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट है, वही नंबर आपके आंसर में लिखोगे। कि अगर मैं सिंपल इसका डिवीजन जो है उसका आंसर ये है, ओके, तो यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है मेरा 2, तो इसका आंसर कौन सा आएगा 1.0। तो ये मेरा कौन सा आ गया, इसका आंसर आ गया। सेम थिंग मल्टीप्लीकेशन में भी करनी है कि 7 3 21 होता है, तो इसका नियरली आंसर 23 समथिंग आएगा, तो 23 पॉइंट समथिंग कुछ आया। इसमें देखो कितने लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स दिए हैं, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे सपोज की 5 आया, तो इसका हमको क्या लिखना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखना है। लेकिन यही जो रूल है वो आपका क्या हो जाएगा, एडिशन और डिवीजन में थोड़ा सा चेंज होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सर कैसे? यहाँ पे हम क्या काउंट करते थे, लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स, लेकिन मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि डेसिमल, आफ्टर डेसिमल हमको कितने नंबर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल नंबर काउंट करो। चलो 1 2 3 नंबर्स फर्स्ट में, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 4, तो चार तीनों के वैल्यू के अलग अलग आफ्टर डेसिमल नंबर दिए हुए, तो हम आंसर में कितना लग सकते हैं कि जो हम डेसिमल के बाद सबसे लिस्ट नंबर दिया हो वो क्या होगा, हमारा आंसर में नंबर जाएगा। इसमें हमको सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं देखना, इसमें हमको क्या देखना है कि आफ्टर डेसिमल आपके कितने नंबर दिए हैं, जो लिस्ट नंबर वाला होगा वो क्या आएगा, आपका आंसर में होगा। आपको आफ्टर डेसिमल उतने पॉइंट आपके आंसर में लिखने हैं फॉर दी एडिशन एंड फॉर दी सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे ही आपको कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। फॉर दी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आपको याद रखना है लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, और फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको क्या याद रखना है कि आफ्टर डेसिमल कितने नंबर्स है, कितने कम नंबर्स है वो आपको देखना है। जितने कम नंबर आफ्टर डेसिमल हो आपके आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद उतने नंबर आने चाहिए। जब आप इसका एडिशन करते हो तो आपका आंसर कुछ इतना आता है कि 15.4856। तो क्या सर मुझे इतना सारा आंसर लिखना है? नहीं, अगर आपको प्रिसीजन में आंसर लिखना है तो आपको क्या देखना है, आफ्टर डेसिमल मेरे कितने नंबर दिए हुए हैं। देखो इस गिवन वैल्यू में कितने नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3, इसमें 1, इसमें कितने दिए हुए 1 2 3 4, इसमें कितने नंबर दिए 4 3 और 1, तो सबसे लीस्ट नंबर किसका है, तो 1 नंबर है। तो हम आफ्टर डेसिमल के बाद इसके एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, तो वो हमारा प्रिसीजन आंसर होगा 15.4। ओके, सेम थिंग फॉर द सब्ट्रैक्शन। ओके, कि इसमें भी आपको यहाँ पे देखो 3 नंबर दिए, यहाँ पे 2 नंबर दिए, यहाँ पे 1 नंबर दिया है। तो आप किस तरह से करोगे कि आफ्टर डेसिमल आपके कितने नंबर आने चाहिए, 1 पॉइंट आना चाहिए। और ये रही आपकी रूल्स की फोटोज, अगर आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसमें एक और चीज, यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि एग्जैक्ट नंबर हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अभी तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर ये तो 1 2 3 आपने जैसे कई सारे नंबर बताए, तो क्या सभी एग्जैक्ट नंबर ही तो वो है, तो क्या सभी के सभी के आगे मैं जीरो लगा के अनलिमिटेड सिग्निफिकेंट नंबर बना सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का अगर परफेक्ट एग्जैक्ट मेजरमेंट है, जैसे कि ये मैं पेन है, इसका मैंने मेजरमेंट लिए, तो मेरा मेजरमेंट है 10.5 समथिंग, मेरा इसका मेजरमेंट है, तो जो 10.5 मेरा मेजरमेंट था उसका क्या था, एग्जैक्ट मेजरमेंट था, एग्जैक्ट वैल्यू थी। जैसे कि मेरे पास 4 बॉल्स है, तो 4 बॉल वो क्या था, मेरा एग्जैक्ट मेजरमेंट था। अब 4 के बाद डेसिमल लगा के मैं 4 पॉइंट जाए जितने भी जीरो लगा, वो मेरी कैसी होगी, एग्जैक्ट नंबर्स होगा मेरा।
या तो मैं इसका मेजरमेंट है 10.7 है, तो 10.7 के आगे जितने भी जीरो लगा दूं, इसका मेजरमेंट कितना रहने वाला है 10.7। तो वो जो मेजरमेंट के बाद एग्जैक्ट नंबर आया, उसके बाद में चाहे जितने भी जीरो लगा दूं, वो मेरा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होगा। यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी आपके इनफाइनाइट नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि चाहे वैसे तो ये है एग्जैक्ट नंबर्स, बट वो क्या है कि कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट या कोई भी परफेक्ट फिजिकल क्वांटिटी के लिए जब हम बात करेंगे तब ये चीज होगी। अदरवाइज ये जो सिग्निफिकेंट आपके जो आगे के रूल्स है, उस बेसिस पे ही आप इसके सिग्निफिकेंट रूल्स लोगे। चलो अब बारी आती है एरर की, जो आगे के साल में नहीं था, लेकिन इस वाले आपके एनसीईआरटी की बुक में एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक दिया है। तो बेसिकली एरर क्या होती है। एरर यानी कि आप जो वैल्यू मेजर करोगे और जो एक्चुअल वैल्यू उसकी होगी, उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या बनता है, एरर। यानी कि क्या, एरर यानी कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके सब्ट्रैक्ट आप करोगे आपकी मेजरमेंट की वैल्यू, तो वो पार्ट क्या होगा आपका, एरर। अब एरर दो टाइप की हो सकती है, या तो हम ह्यूमन एरर कह सकते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है। एरर के वैसे तो देखे जाए तो कई सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन एक मेजरमेंट एरर और एक है ह्यूमन एरर। तो या तो हम कोई चीज को मेजर करने के लिए या तो आगे रख दे या तो पीछे रख दे, वो भी हमारी एरर है। परफेक्ट मेजरमेंट ना ले पाए, वो भी हमारी एरर। या तो कोई इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ी है, तो उसकी क्या होगी, एरर। तो वो क्या बोली जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, नाउ बारी आती है हमारे डायमेंशन पार्ट की, और आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट हार्ड, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, अगर आपने समझ लिया, आपको पता है कि इसमें क्या करना है और इसमें सिंपल से छोटी सी चीज करनी है। आप जो भी फॉर्मूलाज अपने 11th में पढ़ोगे, आपको वही फॉर्मूला याद रखने हैं। अगर आपने फॉर्मूला याद रखना सीख लिया, तो आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, और ज्यादातर बच्चों इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डायमेंशन आ गया, तो डायमेंशन बेसिकली, तो आप ये समझो कि डायमेंशन है क्या। डायमेंशन यानी कि योर कॉम्बिनेशन ऑफ योर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। या तो आप सिंपल सी बात बोल सकते हो कि रिलेशन बिटवीन योर योर गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ योर फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि हमने डिराइव क्वांटिटी की थी। तो उसके अंदर क्या आता था कि हमारी बेसिक क्वांटिटी से वो हम डिराइव हुआ है, तो उनका क्या रिलेशन है, वो क्या है, हमारी बनती है डायमेंशन। या तो उसको अगर मैं सिंपल वर्ड में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। तो बेटा हम डायमेंशन को पहले तो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो के स्क्वायर ब्रैकेट में। और उस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होती है, हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि चलो बच्चों एक बार फिर से मुझे बता दो कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, फिर टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बट बच्चों लोग, आप इस चैप्टर में आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी 7 क्वांटिटी के बारे में पढ़ना नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल सी 5 क्वांटिटी जो है वो आपके यूज में आएंगी, और फॉर योर एनसीईआरटी लेवल ओनली 3 क्वांटिटी से ही आप वो सारी डायमेंशन निकालोगे। तो कौन सी क्वांटिटी है, 3, मास, लेंथ और टाइम, योर एमएलटी। क्या याद रखना है हमको, एमएलटी। ओके, चलो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड एनर्जी। तो बच्चों लोग, मैंने अभी क्या बोला कि हम जो क्वांटिटी डिराइव करते हैं, वो जो डिराइव क्वांटिटी है सारी है, तो डिराइव क्वांटिटी कहाँ से आती है, फिजिकल बेस क्वांटिटी से या तो फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो हमको क्या पता होना चाहिए, पहले तो इसका इक्वेशन पता होना चाहिए डायमेंशन फाइंड करने के लिए। तो किसी भी डायमेंशन को हम पहले किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो के स्क्वायर ब्रैकेट में। और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। इस फॉर्म में हम हमारी डायमेंशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी फॉर्म में, एम एल टी, यानी कि उसकी बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी में हम किसी भी गिवन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे,
तो ये जो गिवन क्वांटिटी है उसकी क्या होगी, डायमेंशन। तो चलो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चे लोग डिस्प्लेसमेंट किस में हम मेजर करते हैं, तो क्या मीटर में। मीटर क्या है, हमारी लेंथ हुई, तो इसमें क्या आएगा, बेस क्वांटिटी हमारी कौन सी होगी, तो क्या लेंथ, और टाइम तो बेसिकली वो भी तो हमारी क्या हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी के डायमेंशन की बात करूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन क्या होगी, हमको किस में परफॉर्म करना है, एम एल टी में। तो एम क्या है हमारा, यहाँ पे कहीं मास यूज हुआ नहीं, तो एम क्या आएगा, 0 एल, तो एल है कितना है, तो 1, तो 1, और टाइम क्या आएगा, इनवर्स जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस। तो हम किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन किस तरह से निकालेंगे, पहले तो हम उसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, फॉर्मूला से हम उसकी बेस क्वांटिटी तक जाएंगे और उसको इस एमएलटी फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। अगर पूछे कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो ये रही आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन। सेम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चलो वेलोसिटी क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ पे टी का स्क्वायर कर दूं, ओके। तो यहाँ पे देखो आ गई हमारी बेस क्वांटिटी वापस है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमारी लेंथ और टाइम आ गया हमारा बेस क्वांटिटी में। हमको पहले क्या करना है, जो भी हमारी गिवन क्वांटिटी है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, उसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले तो आप अपनी बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, फिर उसको इस डायमेंशन में रिप्रेजेंट करो। तो आपके लिए और अच्छा होगा, और आप कभी नहीं भूलोगे कि मुझे किसी की डायमेंशन फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूं। तो चलो अब इसको हम एमएलटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। चलो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आएगा मास। तो आपको बच्चों यहाँ पे कहीं मास दिखाई दे रहा है, नहीं, तो मास क्या हो जाएगा हमारा, 0। फिर बारी आती है क्या, लेंथ। तो क्या लेंथ है, तो क्या लेंथ की यहाँ पे पावर कितनी दी हुई है, तो क्या 1। अब देखो टी, टी की पावर यहाँ पे कितनी है, 2। तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो कितनी होगी, -2। तो ये क्या हो गई आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन। चलो फोर्स, तो क्या हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, मा यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो मास तो ऑलरेडी आ चुका है, अब हमको क्या करना है, हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है जिसको हमको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो मास तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ओके। तो आ गई हमारी बेस क्वांटिटी, क्या था, मास आ गई, डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या होगा हमारा लेंथ, और टी टाइम। तो आ गई हमारी बेस क्वांटिटी। चलो क्या होगा, मास का एम, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमारी लेंथ, और क्या आएगा, टाइम का स्क्वायर। तो क्या बनेगी बच्चों, जल्दी से बताओ हमारी फोर्स की डायमेंशन। चलो स्क्वायर ब्रैकेट, पहले लिख दिया मास, तो मास है, हाँ सर यहाँ पे तो मास है, कितनी पावर दी हुई है मास की, 1। देन लेंथ, लेंथ की कितनी पावर दी हुई है, 1। टी की पावर 2 है, लेकिन वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या बन गई आपकी फोर्स की डायमेंशन। सेम अब उसी तरह एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या होती है हमारी, 1/2 mv स्क्वेयर, ये हमारी है एनर्जी। चलो यहाँ पे भी मास है, क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी बेस क्वांटिटी है, नहीं, तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, हमको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो
अब देखो जब डायमेंशन की बात आती है तो आपको ये जो गिवन न्यूमेरिकल्स वैल्यू है जो भी आगे न्यूमेरिकल दिया हो, यानी कि यहाँ पे 1/2 दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको डायमेंशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। हम किसका रिलेशन, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज द रिलेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी एंड योर बेस क्वांटिटी। ओके, तो एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे देखो मास तो ऑलरेडी है हमारा, तो चलो मास आ गया। अब बारी आती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके, चलो मास, अब आ गए डिस्प्लेसमेंट, हमारी लेंथ आ गई, टी हमारा टाइम आ गया, तो हमारी सारी बेस क्वांटिटी आ गई। तो बेस क्वांटिटी तो हम आगे डिराइव कर सकते नहीं है, तो चलो क्या था, लेंथ, यहाँ पे स्क्वायर है तो लेंथ का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम है तो टाइम का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एनर्जी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, चलो डायमेंशन क्या होगी, पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर एम, चलो मास है तो हाँ सर है, तो मास की कितनी पावर है, 1। लेंथ, लेंथ की कितनी पावर है, तो सर यहाँ पे तो 2 आ गई। चलो, और टी स्क्वायर है जो कि न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलो बच्चे लोग, समझ में आ गया कि हम डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी आपकी गिवन क्वांटिटी है उसको आप क्या करो, पहले तो बेस क्वांटिटी में उसको लेके आओ। अब बेस क्वांटिटी में कैसे लाए, तो उसके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला से आप उसको उसकी बेस क्वांटिटी यानी फॉर्मूला को और डिराइव करते जाओ। जैसे कि एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसमें वेलोसिटी जो कि टाइम आ गया, तो कौन सा बचा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा लेंथ। तब जब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप कभी भी डायमेंशन निकालना नहीं भूल कर जाओ। तो डायमेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए आपको, फॉर्मूला। आप कोई भी डायमेंशन इसको रट्टा मार के नहीं पढ़ सकते हो कि चलो फोर्स की डायमेंशन क्या है, तो सर M1L1T-2, ये हमने रट लिया, तो आप कभी भी रट के डायमेंशन पढ़ नहीं सकते हो। आपको डायमेंशन पता होने चाहिए, डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये सारे फॉर्मूलाज जितने आपको दिए हुए वह सारे फॉर्मूलाज आप अपने आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हो। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में पीछे जो है वो काफी सारे डायमेंशन के फॉर्मूलाज, आपके फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है, फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूलाज और उनकी डायमेंशन भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में से दी हुई है। तो उसमें से जो फर्स्ट 25 फॉर्मूलाज है वो आपको फिजिकल क्वांटिटी और उसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो जो सारे कॉमन फॉर्मूला है जो अब तक आप पढ़ते आए हो, जैसे कि पावर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें आप 9th-10th में पढ़ते आए हो, तो वही सारी चीजों के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज आता है तो आप इस तरह से किसी भी गिवन क्वांटिटी की क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन। अब है आपके इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा डायमेंशन का एप्लीकेशन, जो कि आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ डायमेंशनल एनालिसिस। और ये क्या पार्ट है, क्योंकि इसी में से सबसे ज्यादा 3 मार्क और 4 मार्क के न्यूमेरिकल्स या तो इसी में से आएंगे। तो पहले एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन ये 3 तरह का वर्क करती है। तो पहले क्या है कि अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तब ये डायमेंशनल एनालिसिस यूज में आता है। सेकेंड चीज है कि अगर मुझे मेरा जो गिवन फिजिकल रिलेशन है, जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन आ गया, जैसे कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन और टाइम का रिलेशन कौन सा है, एस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो वो करेक्ट है या तो इनकरेक्ट है। ऐसे कि जो गिवन फॉर्मूलाज है, आपको जो गिवन इक्वेशन आएंगे उसकी करेक्टनेस चेक करनी हो तो आप डायमेंशन के थ्रू वो चेक कर सकते हो, या तो रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी का। तो ये कैसे होगा वो हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से। चलो
आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, जो कि आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है और इसी में से आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। तो सिंपली आपको क्या दिया हुआ है, इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो कि आपको क्या दिया है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। किसके वजह से, तो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कर रहा है। अब वो जो उसका टाइम पीरियड है यहाँ पे दिया है, सपोज दैट द टाइम पीरियड ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, तो क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड है। यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं बोला है, डिपेंड बोला है, इसीलिए मैं यहाँ पे कौन सी साइन लगा रहा हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी की। ओके, तो सर आपको ये ना लगे सर इक्वल टू नहीं लगाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, डिपेंड दिया हुआ है। इज इक्वल टू नहीं है कि टाइम इसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा, यहाँ पे टाइम डिपेंड करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगाई है। तो किस पे डिपेंड करेगा, तो कि लेंथ देन मास, और तीसरा क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी। ओके, ये इस पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो आपको डायमेंशन की मदद से इसका क्या करना है, इक्वेशन डिराइव करना है। अब हम सबको पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है कि टी प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट एल अपॉन जी, और मैं ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी। अब ये वाला जो इक्वेशन है मुझे डायमेंशन का यूज करके डिराइव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे सर, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा मामला हो गया है सर, हमको इसे डायमेंशन की मदद से हम इक्वेशन कैसे फाइंड करें। तो हम कर सकते हैं, चलो चलो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ मास एंड ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। तो उसको हमको डायमेंशन की मदद से इसका ये जो वाला इक्वेशन है टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, ये वाला फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। तो चलो टी इज इक्वल टू, मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन चेंज की तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया, डायमेंशन, तो डायमेंशन को बेसिकली हम किस में लिखते हैं, एम एल टी फॉर्म में लिखते हैं। ओके, वो क्या ही थी, हमारी बेस क्वांटिटी थी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम एल टी की जगह पे लेंथ मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, लेंथ मास और ग्रेविटी। चलो हमने इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख दिया। ये जो डायमेंशनल की एप्लीकेशन है उसमें आपको क्या करना है कि आपको ऐसी तीन क्वांटिटी दी हुई होगी और के इसके इक्वल में दी हुई होगी, ये उसका एक रिलेशन बन गया डायमेंशनल। ओके, तो आपको जब भी आपको ऐसा नहीं कि हर बार एम एल टी वो तो किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की जब आप डायमेंशन डिराइव करोगे तो वो आपकी एम एल टी फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर आपको दिया हुआ हो कि मेरी ये गिवन क्वांटिटी है और उसका रिलेशन इनके साथ है, तो आप डायमेंशनल की फॉर्मूला से निकालो, तो जो गिवन आपकी जो क्वांटिटी होगी वही आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, नाउ अब हमको तो एमएलटी की पावर आती थी सर, तो इसमें कौन सी पावर आएगी हमें क्या पता होगा। तो जब हमको कुछ पता नहीं होता तो फिजिक्स में हम क्या करते, अज्यूम कर लो कि ऐसा ही होगा। ओके, हमको क्या करना होता है, हर बार एज्यूम ही ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता होगा। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही एज्यूम करेंगे कि ऐसा ही है। इसकी पावर होती है एक्स, इसकी पावर होती है वाई और इसकी पावर होती है जेड। ये मेरी सर पावर आ गई, एक्स वाई और जेड। जब मुझे कुछ नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई जेड लगा दिया, इसकी पावर कुछ एक्स है, इसकी पावर कुछ वाई है, इसकी पावर कुछ जेड है, ये मेरी पावर आ गई। अब सर अब क्या करेंगे, आपने पावर लगा दी तो क्या यही आंसर आएगा, नहीं। अब मुझे टाइम की तो डायमेंशन पता है, हाँ, लेंथ की डायमेंशन पता है, मास की डायमेंशन पता है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन पता है। अब यहाँ पे सर कंफ्यूज मत होना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वही होता है जो हम नॉर्मल एक्सेलरेशन में बात करते हैं,
दोनों की डायमेंशन कैसी होती है, सेम ही होती है। अब मुझे इसकी डायमेंशन तो पता है सर, तो मैं क्या करूंगा, इसकी डायमेंशन लिख दो। चलो, टाइम की डायमेंशन क्या होगी सर, टाइम 1। ओके, चलो, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है। तो के को मैं ऐसे ही रखूंगा। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, L1, ये आ गई उसकी पावर x। मास की डायमेंशन क्या होती है सर, m1, इसकी पावर आ गई y। चलो, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, अभी मैंने लिखवाया था, क्या होती है, देख लो। चलो, चलो, क्या थी एक्सेलरेशन की डायमेंशन, m0 L1 t माइनस 2। क्या थी, m0 m0 L1 t माइनस 2। चलो, ये मेरी डायमेंशन आ गई और इसकी पावर क्या आएगी, z। ओके, ये मेरी डायमेंशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया। आपको सिंपली यही करना होता है कि आप क्या करोगे, जब आपकी जो होगी उसकी आप कंपैरिजन कर दो। फिर इसकी पावर मुझे पता नहीं है, तो क्या करेंगे, पावर एज्यूम कर लो। और फिर जो भी गिवन क्वांटिटी है उसकी पावर आपको पता है, तो उसकी डायमेंशन लिख दो। चलो सर, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको एमएलटी वाले फॉर्म में लिखेंगे। चलो, हमारा क्या था, टी। चलो, ये वाली पावर जो है अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, एल एक्स एम वाई, और क्या होगा, यहाँ पे तो जीरो है, एल जेड टी माइनस 2 जेड। ये मेरी क्या बनेगी, डायमेंशन पावर मेरी आ गई। अब मुझे क्या करना होगा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है। तो वो कैसे होगी, चलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी, तो हम दोनों को एमएलटी वाले फॉर्म में लिख दे। ओके, चलो, चलो, मास की ओनली पावर क्या है, एमएलटी वाले फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो मास की पावर क्या है, वाई। ओके, नाउ बारी आती है लेंथ की। लेंथ क्या है मेरी, तो यहाँ पे x और z दोनों है, तो हम क्या करेंगे, पावर का एडिशन, x प्लस z। ओके, और तीसरा मेरा कौन सा बचा, t। चलो, t और कहीं पे है नहीं, क्या है, ओनली -2z। ओके, अब यहाँ पे देखो m, l और z तीनों की पावर आ गई मुझे। यहाँ पे देखो कुछ लीनियर इक्वेशन सा बन रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको भी मैं एमएलटी फॉर्म में लिख दूं, m0 L0 T1। देखो, मास, लेंथ एंड टाइम, मेरा तीनों का दोनों साइड का एमएलटी फॉर्म आ गया। तो क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे पावर है उसको इसके साथ मैच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, y, तो यहाँ पे क्या है, मास की पावर 0, तो y क्या आ गया मेरा, 0। ओके, नाउ दूसरा इक्वेशन कौन सा बना, l। l क्या है मेरा, x प्लस जेड। एल की पावर यहाँ पे क्या है, 0, तो क्या आ जाएगा, 0। अब तीसरा इक्वेशन मेरा कैसा है, -2z। चलो, t की पावर क्या है, 1। ये मेरे तीन इक्वेशन मेरे पास आ गए। तो अब क्या करना है, y की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। चलो,
क्या होगी, z इज इक्वल टू -1/2 होगी ना। ये -2 है जो इस साइड चला जाएगा तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। चलो -1/2 इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा x क्या बना, 1/2 बना। चलो अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। क्या थी, x की वैल्यू क्या आई 1/2, y की वैल्यू क्या आ गई 0 और z की वैल्यू क्या आई -1/2। चलो मेरे पास अब x y और z की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैंने पहले देखो एज्यूम की थी, मैंने क्या वैल्यू एज्यूम की थी, x y और z मैंने एज्यूम की थी। तो मेरे पास अब आ गई x y z की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जब दूंगा चलो मेरे पास t इज इक्वल टू क्या था, कि देखो यहाँ पे l की पावर x थी, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 1/2 m की पावर क्या थी y, क्या होगी 0 और t की पावर, z की पावर क्या थी z, तो g क्या आएगा मेरा -1/2। चलो ये मैंने तीनों वैल्यू जो यहाँ पे अज्यूम की थी मैंने क्या कर दी, तीनों वैल्यू पुट कर दी। चलो m की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, t इज इक्वल टू के एल 1/, चलो 1 की पावर 1/2 और g की पावर क्या है -1/2 है, तो मैं -1/2 को इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखो 1/2 क्या होता है हमारा अंडर रूट। ओके, तो t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। आगे हमारा इक्वेशन देखो, t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी और t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा कि आपको जो भी गिवन क्वांटिटी दी हुई है उसको आप पहले तो इस तरह से लिख लो कौन कौन सी गिवन क्वांटिटी दी है, फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में यानी कि डायमेंशन के फॉर्म में लिख दो, जो कि आपकी एम एल टी होता है। उसकी जगह पे आपकी जो गिवन क्वांटिटी है वो लिख दो और उसकी क्या कर दो पावर एज्यूम कर दो। देन उसके बाद अब जो गिवन क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन हमको पता है तो उनकी डायमेंशन लिख दो। देन उसकी पावर को उसकी डायमेंशन के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देन तो आपका एक इक्वेशन टाइप फॉर्म यहाँ पे बन जाएगा। जो इक्वेशन टाइप फॉर्म है उसको जब आप सोल्व करोगे इस इक्वेशन को तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी करेक्ट डायमेंशन आपको मिल जाएगी। अब दूसरा था कि आपको रिलेशन पूछा जाए कि अगर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी है तो ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि आपको दिया गया क्या है कि आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो वेलोसिटी है, मास है एंड टाइम है। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, तो पहले तो हम देखते कि हमको फंडामेंटल क्वांटिटी क्या दी थी हमारी, तो मास था, लेंथ था, टाइम था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया है कि आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी बन चुकी है, वेलोसिटी, मास एंड टाइम। ओके, और आपको किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, फोर्स की। यानी कि आपको क्या रिलेशन चेक करना है, क्योंकि फोर्स, वेलोसिटी, मास और टाइम का साथ क्या रिलेशन होगा वो हमको क्या करना है, चेक करना है। ओके, तो मैंने पहले आपको बताया कि आपको क्या करना है कि आपको डायमेंशन वाले फॉर्म में लिखना है फोर्स जिसकी डायमेंशन फाइंड करनी हो। ओके, क्या करोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, वेलोसिटी, देन मास और टाइम। चलो ये तीन चीजें आपको दी हुई है जो कि आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है।
अब जैसे ही मैंने बताया कि मेरे को कुछ नहीं एज्यूम करना होता, मेरे पास कुछ नहीं पावर हो, क्या कर दूं, सिंपली एज्यूम कर दो एक्स वाई और जेड, ये तीन चीजें डायमेंशन में क्या कर दो, एज्यूम कर दो। देन अब वेलोसिटी की डायमेंशन मुझे पता है, मास की डायमेंशन पता है, टाइम की डायमेंशन भी पता है और फोर्स की डायमेंशन भी मुझे पता है। तो चलो अब इसको इसके डायमेंशन वाले फॉर्म में लिख दो। क्या होगा फोर्स का डायमेंशन, तो m1 L1 T माइनस 2, ये क्या है मेरा फोर्स का डायमेंशन है। चलो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, L1 T माइनस 1, पावर कितनी है x, चलो देन क्या आएगा मास, मास की डायमेंशन पावर कितनी है y, और टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होगी t, और उसकी पावर कितनी है z। ओके, तो ये मेरी कुछ डायमेंशन के मैंने फॉर्म में लिख दिया। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या था, मुझे क्या करना है, ये जो पावर है इसको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ की पावर x, एल की पावर x, टाइम की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा मास की पावर y और टाइम की पावर z। ये क्या हो गया, मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको एमएलटी वाले फॉर्म में क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा। ओके, तो क्या होगा, पहले आएगा मास, ओके, मास क्या कितना है y, और कहीं पे मास दिख रहा है नहीं, मास हो गया मेरा कंप्लीट। अब किसकी बारी आएगी, लेंथ की। चलो लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे x, और कहीं पे लेंथ है नहीं। फिर बारी आती है टाइम की, चलो टाइम की क्या है, माइनस एक्स प्लस जेड, ये मेरी क्या बनी, टाइम की इक्वेशन बनी। चलो मेरे लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्म में तीनों चीजें आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो मेरी डायमेंशन कितनी है, मास m1 L1 T माइनस 2। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरा इक्वेशन क्या बना, चलो मास की क्या पावर है y, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे मास की कितनी पावर है 1, लेंथ देखो, लेंथ की पावर यहाँ पे कितनी है x, यहाँ पे कितनी पावर है 1, टाइम क्या है मेरा माइनस एक्स प्लस जेड, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ -2। ओके, तो अब क्या होगा, x की वैल्यू मुझे पता है, x की जगह पे मैं x की वैल्यू लिख दूं -1 प्लस जेड इज इक्वल टू -2। अब ये वाला माइनस है उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस, तो z इज इक्वल टू -2 प्लस 1, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो मेरी तीनों वैल्यू के कितनी आई, x इज इक्वल टू क्या था 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1। चलो, तो मेरी तीनों वैल्यू को मैं क्या कर दूं, इसमें पुट कर दूं, तो मेरी फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी। चलो फोर्स की डायमेंशन मेरी क्या थी, चलो वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर क्या थी x, तो क्या हो जाएगी पावर 1। देन मास क्या था m, उसकी पावर क्या थी y, तो 1, और टाइम -1। तो मेरी फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इन दिस फंडामेंटल क्वांटिटी इज v1 मास 1 टाइम -1। अब आप ध्यान से देखो फोर्स का इक्वेशन, हमारा फोर्स का इक्वेशन क्या कौन सा था, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो यहां से रिलेशन निकालो, क्या होता है, इसको लिखो, फोर्स इज इक्वल टू मास वेलोसिटी अपॉन टाइम। आ गया हमारी दोनों की डायमेंशन, जो हमने डायमेंशनली निकाला था और जो हमारा एक्चुअली फॉर्मूला है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो यही हमारी करेक्टनेस चेक करता है कि हमारा जो गिवन फॉर्मूला है वो करेक्ट है या तो इनकरेक्ट है, जिसको हम डायमेंशनल की मदद से भी दिखा सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो बच्चे लोग, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इस चैप्टर के आपके नोट्स और होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय बाय।